आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आप लोगों ने अपने स्कूल्स कॉलेजेस में ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ कुछ सुना होगा। हम ट्राई करेंगे कि सारा का सारा आपको एक ही जगह मिल जाए और बहुत ईजी तरीके से, कोई पैराग्राफ्स नहीं, कुछ टाइम वेस्ट नहीं, सीधा पॉइंटर्स में सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता क्या है। वर्ड इंटरप्रेट से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, इंटरप्रेट करना कि यार मैंने तो ये इंटरप्रेट कर लिया, ये समझ लिया इस बात से। अगर मैं इसको तोड़ दूं इसके मीनिंग को, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीगल टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ बेयर एक्ट के अंदर लीगल लैंग्वेज में लिखा होता है तो हमें उसे समझना है। Used when words are unclear and ambiguous, मतलब जब कंफ्यूजन से भरे हुए शब्द होते हैं और हमको चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम इंटरप्रेट करते हैं। हेल्प्स कोर्ट अप्लाई द लॉ प्रॉपरली, ये कोर्ट की कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन मदद करता है ताकि वो अच्छे से लॉ को समझ सके और उसको अप्लाई कर सके। ठीक, इंटरप्रिटेशन का काम क्या होता है? इंटरप्रिटेशन एक गैप जो होता है वो कवर करता है लॉ के बीच में और रियल लाइफ केसेस के बीच में। ऑब्वियसली सब कुछ बेयर एक्ट्स में नहीं लिखा जा सकता, हर एक सिचुएशन को वहां नहीं लिखा जा सकता, और उसको अप्लाई कैसे करना है ये कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन, जब हम इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके 10 मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, तब वो चीज इजीली हो पाती है। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया। इन मीनिंग क्लियर, अंडरस्टैंड करना, लीगल कॉन्टेक्स्ट में जाके लीगल टेक्स्ट को, कंफ्यूजन को दूर करना, कोर्ट की मदद करता है कि प्रॉपर्ली अप्लाई हो सके रूल्स। ठीक, और ये एक तरीके से वो जो गैप होता है उसे खत्म करता है जो लॉ और रियल लाइफ के बीच में होता है। आई होप इट इज क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले ना, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि यार इसका एंड गोल क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन, वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ रियली मीन्स, कि भाई इसका एक्चुअली मतलब क्या है। रिमूव कंफ्यूजन और वेगनेस, की जो भी एम्बिग्विटी है, जो भी अनक्लियर हरकतें हैं उनको हटाओ, खत्म करो। उस वेग इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लिख दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको भी खत्म करो, रिमूव करो, इस बारे में बात करता है। अप्लाई लॉ फेयरली इन ऑल सिचुएशन, की सही से लॉ अप्लाई हो पाए। तो हमने क्या समझा अभी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। गोल क्या है कि हम कंफ्यूजन को हटा दें, लॉ को अच्छे से समझ लें और लॉ हर जगह अच्छे से अप्लाई हो जाए, हर एक सिचुएशन के अंदर, यही गोल है। इजी। नेक्स्ट पे आते हैं लिटरल रूल। अब इसके कुछ रूल्स हैं। स्लाइड जो है वो आई थिंक ऊपर नीचे हो गई। सबसे पहले हम काइंड समझते हैं। ठीक है, काइंड्स हैं इसके अंदर कौन कौन से, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल, पर्पसिव रूल, हार्मोनियस रूल, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन और रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन। पता है ये बहुत ईजी है बट उसको इतना बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं कि आधे बच्चों को समझ नहीं आता, और आप लोगों को पेपर में यार इतना लिख के आना भी नहीं है। इतना बड़े बड़े पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ने की जरूरत, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। लिटरल रूल के अंदर आप ये पढ़ने वाले हो, बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द सिट्यूट, कि भाई एग्जैक्ट वर्डिंग पे होता है कि जो है जैसा है वैसा पढ़ना है। गोल्डन रूल कहता है मॉडिफाई लिटरल मीनिंग, की मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग था उसको ही मॉडिफाई करेंगे ताकि कोई अब्सर्ड आउटकम्स ना आए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक। मिसचीफ रूल में ये था कि फोकस करेंगे हम प्रॉब्लम्स पे और उसको फिर हम फिक्स करेंगे। ठीक। आई थिंक इसके बाद क्या है, पर्पसिव रूल। पर्पसिव क्या कहता है कि ब्रॉडर पर्पस हम इसका देखेंगे कि क्या ब्रॉडरली ये बोलना चाहता है, मतलब क्या है लॉ का, लॉ क्या कह रहा है, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हार्मोनियस रूल क्या होता है, रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब एक सेम बात एक प्रोविजन में उस वे में लिखी है और एक सेम बात इसमें, जैसे कि अब मेंटेनेंस की बात जो थी वो आपके याद करो आईपीसी में भी थी और अब आपके क्या कहते हैं हिंदू लॉ में भी है। अब ये दो बातें अलग अलग एक ही सेम चीज के बारे में दो जगहों पे लिखा हुआ है, तो ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हार्मनी बनी रहे, उस बारे में बात होगी। फिर बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात होगी। ठीक, कि फेवर दोज हुम द लॉ वाज मेड, मतलब जिनके लिए बनाया गया है उनके बारे में भी हम लॉ के सोचेंगे, ताकि वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके को देखते हुए उस लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे। रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन बोलती है कि हमें स्ट्रिक्ट रीडिंग करनी है, जो जैसा है वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, और हमें उसके साथ कोई पंगेबाजी नहीं करनी है। सबसे पहला था लिटरल रूल। लिटरल रूल क्या है,
The words given their ordinary meaning used when the law is clear. Simple. यहां से भी उठाओ थोड़ा सा कि based on the exact wording of the statute कि जैसा है वैसा पढ़ना है. Words given their ordinary meaning कि वो ही खुद ही clearly सब कुछ बता रहा है और जो जैसा है वैसा पढ़ लो बकवास किए बिना. सो इसमें एक केस भी डाल दिया मैंने, आर वर्सेस जज ऑफ सिटी ऑफ लंदन कोर्ट्स. ठीक है, कब का केस है ये? 1892 का केस है और ये कह रहा है इफ द वर्ड्स आर क्लियर, अगर वर्ड्स क्लियर हैं यू मस्ट फॉलो देम, वैसे कि वैसे उसे फॉलो कर लो, नहीं तो अब्सर्डिटी हो जाएगी, कंफ्यूजन होगी, कुछ समझ नहीं आएगा. इजी. इसके बाद पढ़ते हैं गोल्डन रूल. गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर लिटरल रूल मतलब जो जैसा लिखा है वैसे में कुछ अब्सर्डिटी आ रही है, कुछ पंगा आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो उसको मॉडिफाई कर दो. सिंपल भाषा में उसको मॉडिफाई कर दो. इसमें केस है एडलर वर्सेस जॉर्ज. बहुत इजी तरीके से लिख दिया गया है इसमें भी कि लॉ सेड नियर अ मिलिट्री एरिया. अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि नियर अ मिलिट्री एरिया द पर्सन वॉज इनसाइड इट, पर्सन अंदर था. द कोर्ट ने कहा इंटरप्रेट करते हुए कि नियर टू इंक्लूड इनसाइड टू अवॉइड द, उन्होंने कहा कि नियर की जगह इनसाइड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां था वो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं अब्सर्डिटी खत्म हो जाएगी कि वो मिलिट्री एरिया के इनसाइड नियर था, वो अंदर था, कोई फर्क नहीं पड़ता ये दो वर्ड्स के अदल बदल करने से. अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कंफ्यूजन हो रही है तो लेट्स यूज डिफरेंट वर्ड्स. ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं था. तो ये वाला केस ये था. इसके बाद मिसचीफ रूल. मिसचीफ रूल क्या है? हमने ऊपर पढ़ा था मिसचीफ रूल में, अगर देख सकते हो आप, कि फोकस ऑन द प्रॉब्लम द statute was meant to fix. उन्हें वो प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बाद उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं. राइट. सो लुक एट द प्रॉब्लम द लॉ wanted to fix. प्रॉब्लम देखो, उसे फिक्स करो. तो इसमें हेडेंस का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस. इसे हम पढ़ेंगे अलग से भी, बट यहाँ पे अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिखना है. अगर काइंड्स पूछ लिए तो हमने छोटे छोटे में लिख दिया है अभी. सो जजेस मस्ट सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी. कि भाई जो भी गड़बड़े नजर आ रही हैं उसको थोड़ा हटाओ, उस पर ध्यान मत दो और प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे गौर करो, रेमेडी दो कि अब हम क्या कर सकते हैं. सो ये कहा गया था हेडेंस केस में कि फिक्स करते हैं चीजों को. पर्पसिव क्या कहता है? मॉडर्न मेथड है ये एक प्रकार का, कि फोकसेस ऑन द लॉ इंटेंशन. कि भाई जब लेजिस्लेचर ये लॉ लिख रहा था तो उनकी क्या इंटेंशन थी, वो क्या सोच रहे थे, इस बारे में हमें फोकस करना है. कॉमन इन ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. तो ये बेसिकली, अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कोई लॉ बना रही हूँ एज अ लेजिस्लेचर तो मैं ये सोच के कर रही हूँ यार इस वर्कर का ऐसे भला होना चाहिए, अच्छा औरतों के लिए लॉ बन रहे तो औरतों का ऐसे भला होना चाहिए. सो ये मोस्टली ये चीज देखने को मिलती है जब ह्यूमन राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं कि यार लोगों के लिए बनाया गया तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लॉ की इंटेंशन देखो, क्या सोच के उसने बनाया था और वैसे ही इस चीज को अप्लाई कर दो जैसे है ये. सो रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्सेस DHSS. ये क्या केस है कि nurses involved in abortion process were protected by the law aim to allow safe abortions. ठीक है, कहीं ना कहीं जो अबॉर्शन होता है वो एक इलीगल एक्टिविटी है जो नहीं करना चाहिए, बट कुछ नर्सेज एक्चुअली इसके अंदर पकड़ी गई जो अबॉर्शन कर रही थी, बट बाद में ये बात आई कि भाई सेफ अबॉर्शंस भी होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया गया. तो उन्होंने लॉ का इंटेंशन समझा कि हाँ इलीगल, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलीगल तरीके से किए गए अबॉर्शंस है उनकी बात हो रही है, बट अगर सेफ अबॉर्शंस किए जाए तो नथिंग रॉन्ग इन इट. तो हमें इंटेंशन समझनी है, उसका पर्पस समझना कि क्यों कैसे बनाया गया और वैसे बात करनी है. इजी. इसके बाद आता है हार्मोनियस. हमने पीछे भी जब छोटे में पढ़ा था तो हार्मोनियस का क्या मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है. यूज्ड व्हेन टू सेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट ट्राई टू गिव इफेक्ट टू बोथ. ठीक, सेम वही IPC, अब तो BNS आ गया है. इसके अलावा जब हिंदू लॉ में सेम बात लिखी गई है सो उसके बारे में बात कर रहा है. सो इसमें केस है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर का. सो इसमें था सुप्रीम कोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व सो बोथ प्रोविजंस कैन कोएग्जिस्ट. ऐसे मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाओ कि दोनों प्रोविजंस जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकें. ठीक, बहुत इजी. इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिशियल एंड रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन. ये क्या कहती है? अब देखो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बेनिफिशियल, जैसे क्या लिखा है सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं. फॉर वेलफेयर लॉज. अब वेलफेयर मतलब जो लेबर लॉज होते हैं. सो बैंगलोर वाटर सप्लाईज वर्सेस A रजबा के केस में क्या हुआ था, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस्ट्री टू इंक्लूड मेनी सर्विसेज. उन्होंने कहा लिबरल तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि किसके बेनिफिट के लिए, लेबर्स के बेनिफिट के लिए, तो बस हमें लेबर के बारे में सोचना और उसको लॉ को ऐसे अप्लाई करना है. रिस्ट्रिक्टिव
में क्या बात थी कि टैक्स, पेनल लॉज। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है। उसकी वजह क्या है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करने की, कि भाई अगर हम स्ट्रिक्ट तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग जो टैक्स है वो नहीं भरेंगे, पेनल्टी हम बहुत लोगों पे नहीं लगा पाएंगे, पनिशमेंट हम बहुत लोगों को नहीं दे पाएंगे कि अगर वो कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं तो हमें को इस चीज का भी ध्यान रखना है। कंक्लूजन सिंपल, जो इंटरप्रिटेशन होती है वो कोर्ट अप्लाई करती है ताकि लॉ अच्छे से आप समझ सकें, जस्ट तरीके से लॉ अप्लाई हो पाए, कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। ठीक, डिफरेंट रूल सूट डिफरेंट सिचुएशन, ऑब्वियसली बात है। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट बिहाइंड द लॉ इज अ की। हमें लॉ को साथ लेके चलना है बट उसको समझना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बिलो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे बताना अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया या आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस चीज़ को आगे के लिए चेंज कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।